मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को शपथ ली मुख्यमंत्री की और अब यहां से जो कार्यकाल है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। विवादों से लेकर और विकास का उनका रोड मैप क्या है, आज सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले विकास की बात करें या विवादों की? सर देखिए, मैं यदि कहूं तो मेरे सामने विकास है और इस प्रदेश का चौमुखी विकास करना, आम जन को सुविधाएं देना, नौजवानों के हाथों को मजबूत करना, मातर बहनों के बोझ को कम करना, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा ये ठीक हो, यही मेरी प्राथमिकता है और इसी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी में काम करेंगे। आपने पहले कुंभ को लेकर कहा कि कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर आपने विकास प्राधिकरणों की बात की। मैसेज ये रहा कि तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसलों को पलट रहे हैं, उसके बाद सलाहकार हटाए गए, अफसर हटाए गए। ये पब्लिक मैसेज है कि क्या आप त्रिवेंद्र रावत सरकार के चीजों को पूरा तरह बदलना चाहते हैं? सर, पहली बात तो मैं करूं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो चाहे 4 साल हो, आगामी 1 साल हो, और वो कोई पिछला जो हुआ उसको बदलना मैं कह सकता हूँ कि दूर दूर तक नहीं है। हमने जनता की आवाज़ को सुना है और जनता की आवाज़ को सुनते हुए ये सब हम कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि कुंभ को लेकर भी मैं पहले दिन जब लिया तो देखो, 12 साल बाद कुंभ आता है। लोग पहले से मन बनाए होते कि मुझे इस समय कुंभ जाना है, कुंभ नहाना है। और दूसरा जो अखाड़ा परिषद है, साधु संत समाज है, वह भी पूरी तरह कुंभ से और जुड़ा है और उसी के द्वारा कुंभ आगे बढ़ना, उसका भी भव्य दिव्य स्वागत हो। और जो जनता जनार्दन है वह भी कुंभ नहाए, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, ये हमने उसमें कहा कि उस गाइडलाइन को पालन करते फिर स्नान करना, कुंभ करना। हाँ, हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से यदि कोई जबरदस्ती होती है, रोक टोक की जाती है, तो वो नहीं होना, ये हमारा संदेश था। और पहले ही दिन जब एक स्नान हुआ, महाशिवरात्रि का पहला स्नान, तो उसमें हमने ये इतना ही किया कि हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा से अखाड़ा साधु संतों का स्वागत हो। मैं भी गया, मैंने भी स्वागत किया। तो ये इसको कोई बदला नहीं कहते हैं, ये तो आप एक नया विस्तार और उसमें दिया है। तो ऐसा कैसा क्या हो सकता है? अधिकतम बसें लगाने की बात मैंने की और मैंने कहा जो लोग आते भी हैं और पालन करते हुए आते हैं कोविड का, तो उन लोगों को ला करके बॉर्डर से और उसके बाद सीधे फिर वापस भेजना, वहाँ नहीं रोकना। लेकिन इसमें अधिकतर बसें लगानी चाहिए। किसी संस्था ने, अपने कोई नौजवान बहनों ने बढ़ चढ़ करके राहगीरों का उनको भोजन खिलाया, उनको बिस्तर दिया, तो घर में बैठ कर तो नहीं हो सकता थे, तो घर से बाहर निकले, तो भोजनालय भी चलाए, साथ में सूखा राशन भी बांटने का काम किया और रजाई बिस्तर भी देने का काम किया, उन लोगों को बचाने का काम किया। तो उन्होंने कोई चोरी डकैती तो नहीं किए, अच्छा काम किया समाज में। तो उनके मुकदमे जो ठोक दिए गए थे बिना उसके, ऐसे 4,500 से भी अधिक ऐसे नौजवान संस्थाओं से जुड़े हुए लोग ने, उनसे हमने मुकदमे वापस लेने का काम किया। ये कोई बदला तो नहीं है। ऐसे ही आपका ये विकास प्राधिकरण है, ये हमारे लोगों की मांग थी और मैंने भी स्वयं जाकर देखा। कोविड के समय में प्रवासी बहुत बड़ी मात्रा में लौट के आए, उन्होंने चाहा कि हम यहाँ अपना ठिकाना बना लें, हम रहना चाहते हैं। मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण थे, कई लोग रहना, लेकिन विकास प्राधिकरण होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आदमी के पास एक मुट्ठी होती है, वहाँ तो कितना होती मुट्ठी, और नाली होती है, तो ऐसे किसी के पास 15 मिट्टी 16 मुट्ठी, ऐसा नाली से अधिक कम, तो कितना वो अपना मकान बनाएगा, रास्ता छोड़ेगा, ये सब चीजें थी।
लेकिन साथ में कितनी कठिनाई दिक्कतें नक्शा पास कराने में सबसे प्रॉब्लम उसको वहां आती थी, नक्शा पास करना। तो उस हिसाब से वो नक्शा पास करेगा तो जमीन तो छूटेगी नहीं, मकान बना ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी भर में यहाँ। तो उसको लेकर के मैंने ये कहा कि ग्रामीण एरिया में, पर्वतीय क्षेत्र में यह संभव नहीं है। जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ हमको करना चाहिए, लेकिन बाकी शेष जगह ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। और इसको जब मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है तो मैंने कहा कि केवल जो पूर्व में 2016 से नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो व्यवस्था थी वो यथावत रहेगी। वहाँ जरूरी भी है, वहाँ आवश्यक है, होटल्स बनने हैं, मास्टर प्लान फलाना वहाँ जरूरी है, लेकिन बाकी ग्रामीण क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से इसको हटाना विकास प्राधिकरण नहीं होना चाहिए। उसमें मंत्रिपरिषद ने मोहर लगाई और वो हमने ओके किया। तो ये क्या बुरा किया? तो कुल मिलाकर के मैंने कहा ना, हम विकास चाहते हैं, हम विस्तार चाहते हैं। मतलब पब्लिक बदले के तौर पे ना देखे, तीरथ सिंह रावत कोई बदला नहीं ले रहे, कोई फैसला नहीं पलट रही, आप कह रहे हैं? नहीं, कहाँ फैसला, ये फैसले बदलना तो हुआ ही नहीं। ये जनता ने जो चाहा, और हम जनता के लिए हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना आए हैं भाई। अपने लिए आए होते तो हम भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के, हम जनता के लिए हैं, उसके सेवक हैं, और जनता जो चाहती है और जनता के साथ उसका विकास, वो जो, तो उसको लेकर के हम कहीं इस प्रकार का विस्तार चाहते हैं, विकास चाह रहे हैं, काम चाह रहे हैं, तो हमको करना है। गैरसैंण आपका कमिश्नरी, और वो आज आम जो इससे लिए उससे नाराज है। तो हमने उनसे कहा कि इसको सोचेंगे, और गैरसैंण कमिश्नरी और कुल मिलाकर इस पे विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। मंडल का विकल्प जिला हो सकता है गैरसैंण, क्योंकि भावनाएं भी जुड़ी हैं और आप ही की पार्टी ने उसे राजधानी बनाया। ग्रीष्म, देखिए, निश्चित है ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारे मैनिफेस्टो में था, आज से नहीं था, पहले भी था। मैं जब पिछला गवर्नमेंट में विधायक था तो हम तो गैरसैंण में हाउस में कई बार चिल्लाए, बोले कांग्रेसियों को, अरे तुम अस्थायी बनाओ, अस्थायी बनाओ, ग्रीष्मकालीन बनाओ, शीतकालीन बनाओ, लेकिन बनाओ, जनता को मत झुठलाओ। लेकिन कांग्रेस तो जानती है कूटनीति और जनता को बेवकूफ बनाया, इसी कारण उसका पूरे देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर असर किस तरह दिखा। तो हमने कहा ये ग्रीष्म कुछ भी बनाओ, हमने कहा हम आएंगे, हम निर्णय किए। और हमने अपने मैनिफेस्टो में सीधा लिखा था ग्रीष्मकालीन, ये आपने देखा होगा इसका लोग। और जब आए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने तत्काल पास कराया। तो हमने तो वो किए जो मैंने कहा ना, मैनिफेस्टो में अधिकतम काम आगे बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं और हुए हैं। और आज भी मैंने कहा कि जो जनता चाहती है वो काम हमने किए हैं, कर रहे हैं। जिला या मंडल में विकल्प आपके मन में कोई विचार है सर? निश्चित, देखिए मैंने कहा ना, उसका छोटा स्वरूप और प्रशासनिक इकाई जितना छोटी, और अधिकतम काम लोगों के आपके ब्लॉक से होते हैं, जिला पंचायत से होते हैं, जिले से होते हैं, तहसील से होते हैं, और बाकी जगह शासन प्रशासन में तो आम जनता का कोई मतलब ही नहीं होता है दूर दूर तक भी। तो इसलिए उसका जिससे जितना सुविधा मिल सके वो काम देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या करना है। दूसरा बड़ा फैसला देवस्थानम बोर्ड, उसको लेकर त्रिवेंद्र रावत की बहुत किरकिरी हुई, सरकार की बड़ी नाराजगियां रही, क्या उस फैसले को आप रद्द करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जो आपका देवस्थान बोर्ड बना है, और पहली बात तो मैं ये कहूँ कि उसको लेकर भी कोई मन में कोई गलत वो नहीं थी धारणा, और ये था कि उसका एक बड़ा स्वरूप हो और अच्छा विस्तार हो, और जिस तरह अन्य जगह इस तरह चलते हैं, वैष्णो देवी और भी इस तरह साउथ के, तो वो उसके पीछे एक था, सुविधाएं हों, सरलता, इस तरह का रहा। लेकिन उनके जो वहाँ भिन्न प्रकार के, जिनका जिस तरह का अधिकार वहाँ है, पूजा पाठी हैं, अन्य लोग हैं, लक्ष्मी जी के उसमें हैं, पंडा समाज है, और भी बहुत सारे समाज हैं, उनके हक हकूक बने रहने चाहिए। ये मैं जब सरकार में नहीं था यहाँ, और सांसद भी नहीं था, मैं राष्ट्रीय मंत्री भी था और सांसद के रूप में बाद में आया, मैंने ये विषय लिया। मैंने कहा उनके हक हकूकों को छीनना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। कांग्रेस साफ तौर पे कह चुकी है कि 2022 में अगर हमारी सरकार बनती तो हम इसको पूरी तरीके से निरस्त कर देंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इलेक्शन सर पे सर। नहीं,
मैंने कहा ना, हम जनता की भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं करें। कांग्रेस जिस तरह खिलवाड़ करती है, जिस तरह वादा करती है चुनाव में, और उसके बाद मुखर भूल जाती है। क्या क्या उसने अधिकतम राजधानी के बारे में मैंने कहा, और भी नौजवानों को रोजगार देने की बात की तो उनको सड़कों पे कर दिया। बहुत सारे ऐसे इशू, न जाने कितने घोषणाएं की हैं, 1000 के लाख तक घोषणाएं उनकी हैं, क्या पूरी हुई हैं क्या? तो कुल मिलाकर के ये घोषणा वाली इस तरह की कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह जो कहती है वो करती है, जो मैनिफेस्टो में होता है वो करती है, बोलती है वही करती है। तो हमें और उन्हें अंतर है, हम जो बोलते हैं, जो जनता से वादा करते हैं उसको पूर्ण तरह निभाते हैं। तो मैंने कहा ना, हम जनता के लिए। तो कुल मिलाकर जो मैंने कहा कि यदि ये विषय, तो मैंने उसमें भी कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, निश्चित विचार करेंगे। जो सबसे बड़ा इशू रहा है, एक तो करप्शन ना हो गवर्नमेंट में, और दूसरी चीज ये कि रोजगार मिले युवाओं को। इस दो को लेकर आप किस तरह, आपकी तैयारी है? लोकायुक्त आज तक नहीं आया, बीजेपी सरकार कहती है लोकायुक्त आएगा आएगा, नहीं आया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह भ्रष्टाचार की यदि आप बात कर रहे हैं, हमारी त्रिवेंद्र सरकार ने भी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस बात की, और बात ही नहीं की तो उसको क्रियान्वित भी किया है। मैं कहता हूं कि हमारा मुख्य होगा भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार न हो और विकास हो। भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया गया और दिखाई दिया तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। और वो कोई भी हो, वो अधिकारी भी है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, और मैं कह सकता हूँ कि आम उसके में भी कोई भी हो सकता है। तो जो भी होगा, सबके लिए एक नियम एक कानून है। ऐसा नहीं कि मुझे तो छूट है, मैं कुछ भी करूं और ब्यूरोक्रेट को मैं नाप दूं। तो कोई भी हो, एनीबॉडी, तो सभी पे ये बनता है। इसीलिए लोकायुक्त की बात करते हैं। निश्चित है इस बारे में भी विचार करेंगे। अभी तो मैं आया हूं, बैठा हूं, तो निश्चित आगे इस पे भी क्या हो सकता है हम सोचेंगे। रोजगार सर सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, ये बिल्कुल बढ़ जी, आपने रोजगार की बात की है। और उत्तराखंड बनाया तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, और स्वाभाविक है कि नौजवान, मैंने शुरू में कहा कि नौजवानों के हाथों को मजबूती मिले और माता बहनों बोझ को कम करें हम लोग, और सड़क, पानी, बिजली, ये सारा है। तो रोजगार की ओर हम बढ़ेंगे, और हम अस्थायी रोजगार नहीं देंगे। जैसे पिछली कांग्रेस सरकार ने भत्ता देकर, और भत्ता भी नहीं दिए आज तक। मैं जाता हूँ, वो लिस्टिंग जहाँ की जस की तस है, तो न भत्ता दे पाए और न रोजगार दे पाए, केवल गुमराह करने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ, हम नौजवानों को निश्चित है रोजगार, तो सरकारी नौकरियां भी जितनी होगी उतनी मिल सकती हैं, वो तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी हम खोलने का काम करेंगे। जो भी है, चाहे पुलिस की भर्तियां, चाहे अन्य भर्तियां हो और भी हैं, तो उसमें हम आगे जल्दी से बढ़ने वाले हैं। साथ में स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत, जिस तरह के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो उस ओर हम बढ़ेंगे स्वरोजगार की तरफ। तो स्वरोजगार में हम ऋण देने का भी काम कर रहे हैं। अभी पिछली हमारे त्रिवेंद्र जी ने भी दिया, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कितने लोगों को हम लाभान्वित कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, उस ओर से भी करेंगे। 0 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कभी उसको ऋण दे करके, और ब्याज रहित, बिना ब्याज किए, ये सब देंगे। तो कुल मिलाकर उसमें डेयरी फार्म है, कुक्कुट पालन है, पोल्ट्री हाउस है, उद्यम के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आपका साग, सब्जी, भाजी, इस तरह का खेती की ओर बढ़ेंगे। ये सारा तो जो करना चाहता है उसको इस तरह का पूरी तरह ऋण देने का काम करेंगे, और जिससे अपने आप भी करे, 10 को और रोजगार दे। इस और हमारी प्राथमिकता भी रहेगी। तो नौकरी भी होगी, तो ये स्वरोजगार भी, दोनों हम लोग जल्दी से इसमें करेंगे। 10-11 दिन हुए हैं और आपके 3 बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बने, उसको लेकर आपकी आलोचना भी जगह जगह। एक आपने मोदी जी की तुलना राम से की, दूसरा आपको जीन्स का लेकर बयान आपका बड़ा विवादों में रहा, और तीसरा जो कल आपका बयान आया है कि आप 20 बच्चे और 2 बच्चे वाला, ये आप कहना कुछ चाहते थे, मंतव्य कुछ और था, उसका मीनिंग कुछ निकाला गया। आप क्यों विवादों में रहे सर इन बयानों से? देखिए, कुछ चीजें तो मैं कहूँ कि स्वाभाविक है कि कभी कभी होता है बोलने में जब इस तरह का रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत कहा। मैंने कहा ना, समाज क्या चाहता है। और ये मेरी उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ तो देवताओं का वास रहा है,
और ऋषि मुनियों का वास रहा है, और यहाँ माता सशक्तिकरण और इस तरह का कुल मिला करके तो तीलू रो तिली की जन। और मैं यदि बाहर जाऊं तो झांसी की रानी ने भी जब युद्ध किया था तो उसने खड़ग हाथ में लेते हुए और साड़ी ब्लाउज में उसने युद्ध किया था पूरी तरह, यदि कोई पढ़े तो। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी विचारधारा है। ये भारतीय संस्कृति को लेकर के मैंने कोई गलत नहीं कहा, और मैंने ये कहा कि जब कभी हमारी पैंट, वो भी जीन्स खा के जब रहती थी, मैंने उदाहरण दिया छात्रों को, युवाओं को आगे लेकर आने वाले समय में संस्कार, आपका ड्रग्स की बात करते हैं और भ्रष्टाचार, और दूसरी बात नौजवान किस ओर जा रहा है या जो भी है आज का बच्चा, उस पर जब डिबेट था, बातचीत थी, तो मैंने उसमें कहा, मैंने कहा जब कभी हम पैंट हमारी फट जाती थी, स्कूल जाने से पहले उसमें हम टैग ये हम लगाते थे, और यहाँ हमारे यहाँ टल्ला कहते हैं, बाकी टैग कहते हैं, और हम कहते थे कि यदि वैसे जाएंगे तो गुरुजी दंडक बैठक लगाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, लेकिन वो डर रहता था मन में, अनुशासन, संस्कार, ये जाते थे। आज क्या हो गया कि माँ बाप बच्चों की इच्छा की पूर्ति के लिए, और बड़ी जीन्स है, बुरा नहीं है, वेश मेरी भी बिटिया है, तो वो सब हम देखते हैं कि जीन्स पहनना बुरा नहीं है, कपड़े इस तरह, लेकिन उस कपड़े में हम लोग बच्चे क्या करते हैं कि घर में जाते हैं तो पहले तो देखते हैं दुकान में कि कौन किस पे चीरे हैं, नहीं है तो घर में जाकर माँ बाप सो गए तो फिर उस पर कैंची मार दी और चला दी। तो ये मैंने ये कहा कि घुटने दिखना, ये सब कुछ, ये हम कहाँ अपने को लेके जा रहे हैं? हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी पहचान क्या है, वो मैंने बोला है, तो क्या बुरा बोला भाई? तो अब जब इसमें यदि किसी को ठीक नहीं लगता और कोई फटे कपड़ों को ही अच्छा मान रहा है तो अच्छा है, बढ़िया है, उसको कोई जबरदस्त थोड़ी है, कोई अच्छा नहीं है। और लगता है जिसका जो इसमें स्वतंत्र है, ये अपनी व्यक्तिगत, वो उसकी अपनी प्राइवेसी है, अपनी वो है, पहचान है, तो वो जो जो चाहता है उसको मना थोड़ी ना किया। लेकिन हमने कहा हम भी माँ बाप हैं, तो ऐसा यदि संस्कार हम बनाएं और बच्चों में डालें तो क्या बुरा है? इसको हमें इसको आगे लेकर चलना चाहिए संस्कृति। आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संघ के जो विचार है सभी लोग जानते हैं कि एक कट्टरता मानी जाती है संघ की। अगर युवा वाहिनी जिस तरह के पोस्टर देहरादून के मंदिरों में लगाए कि यहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, क्या आपकी कोशिश क्या रहेगी कि दूसरे राज्यों जैसी स्थिति उत्तराखंड में ना बने, धर्मों के बीच में कोई मतभेद पैदा ना हो? आपकी सोच क्या है सर? देखिए, मेरी सोच यही है कि इस देवभूमि को कोई कलंकित करने का काम न करे। यह देवभूमि है और यह देवताओं का, और मैंने कहा कि यहाँ शंकराचार्यों ने आकर के जगह जगह स्थापित, और जगह जगह गुफाओं में बहुत सारे साधु संतों ने और ऐसे महापुरुषों ने भी यहाँ कुछ न कुछ रचा है और सिद्धि प्राप्त की है, और इसलिए यहाँ कोई इसको कलंकित करने का काम करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। युवा वाहिनी खुद कह रही है कि हम सही कर रहे हैं। देखिए ना, युवा वाहिनी, मैंने कहा ना कि उसका भी अपना मंतव्य, अपनी विचारधारा है, और वो उसका अपना कुछ ना कुछ ध्येय है, और मैंने वही संस्कृति से जोड़ने वाली बात की नहीं। ये भी तो एक संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, और उस भारतीय परंपरा के तहत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यदि उसको ये सब करना पड़ा तो क्या बुरा है? करना चाहिए ना। अपने उसकी संस्कृति में कुठाराघात हो रहा। दिल्ली के अंदर हमारा अभी एक जिसने राम जन्मभूमि के लिए और निकला कि कुछ दान करो, लोगों ने स्वेच्छा देना किया, उसको किस तरह उसकी हत्या कर दी गई, या किससे छुपा है क्या? किसने किया है? ऐसे लोग। और यही नहीं तो हमारा एक नेगी थैली से वहीं उस समय तो उसको किस तरह रोका गया, किस तरह से उसको मारा गया, उसके हाथ पांव काट दिए गए, किन लोगों ने काटा है? ऐसे लोग इस उत्तराखंड के अंदर यदि प्रवेश करते हैं और इस धारणा के लोग इस प्रकार का वातावरण खराब करने का काम करते हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, जेल के शिकंजे में होंगे, या फिर कहीं ना कहीं और ऊपर उनके लिए जगह होगी। आखिरी सवाल आपसे कि 2022 का चुनाव बीजेपी जीतेगी, आपको पूरा विश्वास है? निश्चित है,
मैंने कहा आज मैं कल 2-3 कार्यक्रम में गया, मैंने जो शुरुआत की हरिद्वार से, कुंभ से, माँ गंगा से आशीर्वाद लेने का काम किया, फिर आगे बढ़ा। तो मैंने कल देखा रामनगर में, आप विकास नगर में और भी जगह जाना, इतना उत्साह। तो मेरे साथ में कोई मंत्री और विधायक लोग थे, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा लग रहा है कि 22 हम जीत गए, नया चुनाव जैसे इस प्रकार का पूरा ऐसा जगह जगह कदम कदम पे इतना हर्षोल्लास नौजवानों में, बहनों में, माताओं में, और पूरी तरह तो जोर और खरोश। तो निश्चित है हम 22, हम 60 से भी ऊपर जीतेंगे, इतना है। हमसे बातचीत करें न्यूज़ 18 से। धन्यवाद जी। तो ये थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास होगा, विकास उनके एजेंडे पर है, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में कोई भी गड़बड़ होगी उस पर लगाम कसी जाएगी, किसी को भी कहीं कोई छूट नहीं होगी, और विवादों पर भी उन्होंने साफ गोई से अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन राकेश आल से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।